हम देख रहे थे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट, दोनों को हम इस शॉर्ट फॉर्म से दर्शाते हैं। फिर एक बार मैं लिख लेता हूं, उच्चतम संभाव्यता आकलक या आकलन, एस्टिमेटर होगा आकलक, एस्टिमेट होगा एक वैल्यू, आकलन। और उसमें हम लाइक्लीहुड फंक्शन f को लेते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन f x1 x2 xn, और उसके वो आमतौर पे डिपेंड करेगा कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। उसको हम मैक्सिमाइज करते हैं किसी भी फिक्स सैंपल x1 x2 के लिए, x1 x2 xn के लिए, और जो हमें एस्टिमेट्स मिलते हैं, जो एस्टिमेटर मिलता है वो होगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। और उसके लिए एक मेथड देखा हमने, मैक्सिमाइज लॉग f। तो मैक्सिमाइज f is equivalent, is same as maximizing log f, और ज्यादातर log f को मैक्सिमाइज करना ज्यादा आसान रहता है अगर हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है या log लाइक्लीहुड फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है उन पैरामीटर्स के तहत। हमने 2-3 उदाहरण देखे पिछले टाइम, जहां हमने ये मेथड यूज करके मैक्सिमाइजर या एस्टिमेटर पता कर लिए थे। जब हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया था तो म्यू हैट था x बार, जो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर का MLE अनबायस्ड नहीं था क्योंकि वो एस स्क्वायर से अलग था। एस स्क्वायर n-1 ओवर n स्क्वायर था। तो ये अनबायस नहीं था। तो अगर ये अनबायस नहीं है फिर भी हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो बोला था कि एक अच्छी प्रॉपर्टी है एस्टिमेटर्स के लिए अनबायसनेस होना, निष्पक्ष होना। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो काफी अच्छी है। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं इनवेरियंस प्रिंसिपल। इनवेरियंस प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सो इसको मैं लिख लेता हूं, इसका मतलब अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा जब मैं लिख लेता हूं। समझ लीजिए कि हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट्स है θ1 hat, θ2 hat, θm hat, be the MLEs of the unknown parameters θ1, θ2, θm, then the MLE of any function of θ1, θ2, θm से, जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास फंक्शन है h of θ1, θ2, θm is simply h of θ1 hat, θ2 hat, etc. θm hat। तो अगर हमें θ1 hat हमें पैरामीटर्स θ1, θ2, θm का MLE फाइंड करना है, तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन का को यूज करके वो करते हैं। और अगर वो लाइक्लीहुड फंक्शन इन पैरामीटर्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डेरिवेटिव
कैलकुलस यूज करके हम उसका मैक्सिमाइजर पता करते हैं, जिसमें हम हर थीटा आई के संदर्भ में डेरिवेटिव्स लेते हैं, उनको इक्वेट करते हैं और जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे उसको सॉल्व करते हैं। हमें अगर h ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा m का MLE करना है तो वही कर सकते हैं, हम डेरिवेटिव ले सकते हैं h ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा m के संदर्भ में, इसको इक्वेट करेंगे और इक्वेट करेंगे शून्य के साथ, और जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये इनवेरियंस प्रिंसिपल कहता है कि ये अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने MLE हर थीटा आई का ऑलरेडी पता कर लिया है तो h ऑफ थीटा वन थीटा टू थीटा m का MLE हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं h ऑफ थीटा वन हैट थीटा टू हैट थीटा m हैट, ये फंक्शन h वहां पे इवेल्युएट करके। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इसको एक दो उदाहरण तुरंत देख लेते हैं। ये पिछले क्लास का उदाहरण पहले मैं दोहराता हूं। अगर हमारे पास है एक प्रसामान्य बंटन पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा स्क्वायर के साथ, दोनों अगर अननोन है तो हमारे MLEs क्या थे? म्यू हैट का म्यू का MLE था x बार और सिग्मा स्क्वायर का MLE था 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर। ये सिग्मा स्क्वायर तो है ओरिजिनल बंटन का वेरिएंस, तो सिग्मा स्क्वायर हैट जो MLE मैंने लिखा है, लेकिन हमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन का MLE निकालना है, MLE ऑफ सिग्मा ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा अगर हमें निकालना है तो हमें जो हमने पिछले टाइम सिग्मा स्क्वायर का MLE निकालते हुए किया था, हमने किया था डेरिवेटिव लिया था सिग्मा स्क्वायर के संदर्भ में। तो क्या हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सिग्मा के संदर्भ में और उसको इक्वेट करेंगे? वो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। चाहिए तो आप देख लें, तो हमें जो मिलेगा वो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर के तो क्या फंक्शन हम देख रहे हैं? नोट सिग्मा इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा हैट MLE सिग्मा का सिग्मा हैट वही फंक्शन को MLE ऑफ सिग्मा स्क्वायर पे इवेल्युएट करके मिलेगा। तो उसका मतलब है हम डायरेक्टली विदाउट फिर से डेरिवेटिव लेने के बजाय हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। यह है इनवेरियंस प्रिंसिपल। ये हमेशा सही रहता है जब हम MLE के साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये सिर्फ MLE के लिए लागू है, ये किसी और तरीके के एस्टिमेटर के लिए कुछ चंद एग्जाम्पल्स में लागू हो सकता है, कुछ में नहीं। MLEs के लिए हमेशा ही सही रहेगा। कल वाला उदाहरण एक बार फिर और एक उदाहरण जो लिया था जिसमें हमने एक्चुअल हमारे पास अगर बाइनोमियल 10p ये बंटन है, हमने पहले लिया था सिर्फ n इक्वल टू सैंपल साइज इक्वल टू 2 से। इन जनरल अगर हमारे पास है x1 x2 xn रैंडम सैंपल फ्रॉम दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप जैसे हमने किया था f, क्योंकि ये हमने सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज के लिए किया था, मैं ये जनरल में कर लूं। f ऑफ x1 x2 xn p मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, विल बी सम प्रोडक्ट I इक्वल टू 1 to n 10 choose xi p to the xi 1 minus p to the 10 minus xi, जो बनता है प्रोडक्ट 10 choose xi। ये एक कांस्टेंट भी डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैनिश हो जाएगा।
p to the power some xi and 1 minus p to the power some 10 minus xi, I equal to 1 to n. तब log likelihood function बनता है log of this constant product 10 choose xi plus sum of xi times p plus sum of 10 minus xi, फिर एक बार टाइम्स इस बार 1 माइनस पी, सॉरी लॉग मैंने सब जगह पे लिखना भूल गया तो मैं ये ऐड कर लेता हूं। ये है log ऑफ p और ये है log ऑफ 1 माइनस पी। इसको हम अगर डेरिवेटिव लेंगे और इक्वेट करेंगे 0 dlnf बाई dp, पहला टर्म विल बी 0, दूसरे टर्म में आएगा सम xi डिवाइडेड बाय p और तीसरे टर्म में आएगा प्लस सम 10 माइनस xi i इक्वल टू 1 टू n। सभी सम्स जो मैंने लिखे नहीं है वो है सम्स गोइंग फ्रॉम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, और log ऑफ 1 माइनस पी का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस पी 1 ओवर 1 माइनस पी टाइम्स माइनस 1, तो ये आएगा माइनस। इसको अगर इक्वेट करेंगे शून्य के साथ तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये है p रेसिप्रोकल, ये दूसरे साइड में लेके जाएंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो बनता है p ओवर समेशन xi इज इक्वल टू 1 माइनस p ओवर सम 10 माइनस xi, और therefore we get p times 10 minus xi sum is equal to 1 minus p times sum of xi, और ये क्या हो रहा है, therefore sum I is equal to 1 to n है, तो p into 10 times n minus p into sum xi हमें मिल रहा है इज इक्वल टू सम ऑफ xi माइनस p इंटू सम xi, तो माइनस p इंटू सम xi कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा therefore p hat is equal to sum of xi divided by 10 times n, और xi क्या है, xi है, हर xi है नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 10 ट्रायल्स, 10 बर्नौली ट्रायल्स, तो ये है हमारा p hat is equal to x bar by 10, तो ये है हमारा MLE। तो अगर हमें पता करना है MLE of the variance of binomial 10p जो है which is 10 times p times 1 minus p, तो उसका hat, so sigma square, so sigma square इसका वेरिएंस है, therefore sigma square hat बनेगा 10 times p hat times 1 minus p hat, जो है एग्जैक्टली इनवेरियंस प्रिंसिपल के तहत 10 times x bar by 10 times 1 minus x bar by 10। तो इस तरह से आप इनवेरियंस प्रिंसिपल यूज करके ये देख सकते हैं, यूज करके किसी भी पैरामीटर
के फंक्शन के एमएलई भी पता कर सकते हो। इन सभी एग्जांपल्स में हमने देखा कि जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है अननोन पैरामीटर्स का, इसलिए हम कैलकुलस यूज करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो अगला उदाहरण है इसमें एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें कैलकुलस ठीक से काम नहीं करेगा। सो समझ लीजिए कि हम देख रहे हैं वेटिंग टाइम एट अ बस स्टॉप, waiting time for bus at a bus stop is uniform distribution with parameter uniform distribution on the interval 0 theta, जहां पे अननोन पैरामीटर है थीटा पॉजिटिव। और समझ लीजिए एक रैंडम सैंपल कहता है द एक्चुअल observed waiting times are x1, x2, xn, जैसे हम यूज करते आ रहे हैं। तो अगर हमें इस अननोन पैरामीटर थीटा का एमएलई पता करना है तो जैसे पहले किया था हम लाइक्लीहुड फंक्शन पता कर लेंगे। पहले तो यूनिफॉर्म 0 थीटा बंटन का पीडीएफ में लिख लेता हूं। एफ एक्स थीटा इज 1/थीटा इफ 0 लेस देन एक्स लेस देन थीटा, अदरवाइज 0। तो जो लॉग लाइक्लीहुड है, सॉरी, जो लाइक्लीहुड फंक्शन है x1 f ऑफ x1 x2 xn थीटा, वो प्रोडक्ट ऑफ द पीडीएफ्स होगा एफ एक्स आई ऑफ एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। जो बनेगा यदि सभी एक्साइज 0 और थीटा के बीच है तो इसकी वैल्यू होगी 1/थीटा टू द पावर n। अगर हर एक्साई यहाँ पे लेस देन या लेस देन इक्वल टू लिखा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। x1 लेस देन इक्वल टू थीटा, 0 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन इक्वल टू थीटा, ऐसे सभी x1 x2 xn के लिए अगर हुआ तो ये जो है वैल्यू इसका बनता है 1/थीटा टू द पावर n। वन ओवर थीटा टू द पावर n। अगर इसमें से एक भी एक्सा अगर इस अंतराल से बाहर है तो ये प्रोडक्ट में आएगा 0। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, अब हमारे पास x1 x2 xn नंबर्स हैं। एज अ फंक्शन ऑफ थीटा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये जो थीटा सिर्फ 1/थीटा पावर n में नहीं आ रहा है, ये उसके रेंज में भी आ रहा है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो एफ ऑफ थीटा मैं x1 x2 xn को चूंकि अभी एक कांस्टेंट की तरह हम कर रहे हैं, मैं ये लिख लूं कि 1/थीटा टू द पावर n कब होगा, अगर if theta is greater than equal to x1, theta is greater than equal to x2, theta is greater than equal to xn, सभी x1 x2 xn के लिए, और 0 अदरवाइज। जिसको एक स्टेप आगे जाके मैं लिखता हूं, दैट इज f ऑफ थीटा is 1/थीटा टू द पावर n if theta is greater than equal to maximum of x1 x2 xn। हर xn से ज्यादा होना चाहिए थीटा, तभी f थीटा की वैल्यू होगी 1/थीटा पावर n। एज अ फंक्शन 1/थीटा पावर n तो
डिफरेंशिएबल है, लेकिन एफ डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एफ की परिभाषा 1/θ/n नहीं है सभी थीटा के लिए। वो उन्हीं थीटा के लिए 1/θ/n है जब थीटा है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, और नहीं तो है शून्य। तो ये जो नंबर है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, वहां पे f सडनली डिसकंटिन्यूअस है, उसमें एक जंप है 1 मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn से वो जंप करता है फंक्शन शून्य की तरफ। अगर इसका एक स्कीमेटिक ग्राफ बना दे तो कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ये अगर है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, जो एक नंबर है, अगर हमारे पास सैंपल ऑब्जर्व्ड सैंपल है x1 x2 xn, तो ये तो मैक्सिमम हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये एक नंबर है। तो अगर ये x एक्सिस पे अगर हम थीटा दर्शा रहे हैं और अगर f थीटा को दर्शा रहे y एक्सिस पे, और ये जो फंक्शन f मैंने लिखा है उसको मैं एक लाल कलर से दर्शा दूं, तो एज अ फंक्शन अगर थीटा मैक्सिमम से ज्यादा है तो ये तो डिक्रीज होएगा, तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ दिखाई देगा। लेकिन मैक्सिमम से थीटा अगर कम है तो फंक्शन की वैल्यू है शून्य। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हो कि ये ग्राफ ना ही डिफरेंशिएबल है, ये तो कंटिन्यूअस भी नहीं है, तो इसमें हम कैलकुलस नहीं यूज कर सकते। लेकिन ये जो फंक्शन की परिभाषा है अभी हमने लिखी हुई और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखी है, उससे ये तुरंत पता चल रहा है कि द फंक्शन f इज मैक्सिमाइज्ड। ये ग्राफ से भी आप देख सकते हो, ये मैंने डिक्रीजिंग ग्राफ क्यों लिखा ड्रॉ किया है थीटा इक्वल टू मैक्सिमम x1 x2 xn के बाद, क्योंकि जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी थीटा पावर n की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, और उसके कारण 1/θ/n की वैल्यू घटती जाएगी। तो फंक्शन f इज मैक्सिमाइज्ड जहां पे ये डिसकंटिन्यूटी है एट थीटा हैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें कॉशन मिलता है, हमें सावधान होने का इशारा मिलता है कि हमेशा हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पता करने के लिए कैलकुलस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम उसी टाइम कर सकते हैं जब जो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन है वो थीटा का अननोन पैरामीटर्स का डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो हमें कुछ और तरीके से मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, जो इस उदाहरण में हमने किया है। तो ये है हमारा MLE इस उदाहरण में, और ये जो मैक्सिमम x1 x2 xn है वो हमने पहले देखा हुआ है। इसको ये हम एक पर्टिकुलर नोटेशन x ब्रैकेट n से पहले हमने दर्शाया हुआ है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। इसको x ब्रैकेट n इज द MLE थीटा हैट इस उदाहरण में। तो करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल होगा कैपिटल x ब्रैकेट n, जिसकी परिभाषा उसी तरह से होगी, इट इज द मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। ये है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एक आसान तरीका है अच्छा एस्टिमेटर फाइंड करने के लिए। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमने देखी इनवेरिएंस प्रिंसिपल, उसकी और भी अलग काफी सारी प्रॉपर्टीज है जिसको हम इस बार नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके कारण MLE एक अच्छी मेथड है अच्छे एस्टिमेटर्स ढूंढने के लिए। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स।
या कॉन्फिडेंस, विश्वास, इसको हम लिख सकते हैं विश्वास्यता अंतराल। एक उदाहरण से मैं शुरू करता हूं ताकि हमें पता चले हम क्या कर रहे हैं। तुम एग्जाम्पल, एक समझ लीजिए कि हमारा पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पे एज यूजुअल हम दो प्राचलों को म्यू और सिग्मा स्क्वायर से दर्शाएंगे। म्यू है मीन इस बंटन का, सिग्मा स्क्वायर है वेरिएंस। लेकिन अब मान लीजिए कि ये मीन तो अननोन है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें ठीक से पता है। ओके, म्यू अननोन है और हमें म्यू एस्टिमेट करना है। सो पर्टिकुलरली, सो एग्जांपल, so suppose x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, IID नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बंटन से, जहां पे सिग्मा है 2। सो सिग्मा की वैल्यू हमें पता है 2, और समझ लीजिए n है कुछ नंबर 31। और मैं इस तरह से अभी लिख रहा हूं और उसका मतलब एक्सप्लेन करूंगा इस उदाहरण से। मैं लिख रहा हूं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू हमें पता करना है। और ये जो हमारे पास सैंपल है उसमें समझ लीजिए, हाँ, सैंपल मीन की वैल्यू है x बार इज इक्वल टू 80। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पॉइंट एस्टिमेट निकाल रहे थे किसी भी अननोन पैरामीटर के लिए। तो ये जो म्यू, जो पॉपुलेशन मीन है, उसका हमने देखा है काफी कारण है जिससे सैंपल मीन इस पॉपुलेशन मीन का बहुत अच्छा एस्टिमेट है। ये अनबायस्ड है, मेथड ऑफ मूवमेंट से हमें यही मिलता है। MLE भी एक्स बार ही होता है म्यू का, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमें सिर्फ ये नंबर 80 देने से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। उसके साथ अगर हम उसका स्टैंडर्ड एरर भी रिपोर्ट करें तो अच्छा रहता है। तो कुछ उसी तरह से हम ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में देखने वाले हैं। तो हमें पता है जो मैंने लिखा, हमें ये है हमारा प्रॉब्लम। हमें पता करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड एरर रिपोर्ट करने से थोड़ा आगे हम जाने वाले हैं। तो हमें पता है कि इस सिचुएशन में जो नेचुरल एस्टिमेटर है म्यू का, एक्स बार, सैंपल मीन एक्स बार, उसका एक्चुअल ठीक ठीक बंटन, एग्जैक्ट बंटन या डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है। हमें पता है कि एक्स बार भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, मीन रहेगी म्यू और वेरिएंस रहेगा सिग्मा स्क्वायर बाय n, जो है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है 4 बाय 31। तो हमें ये एग्जैक्ट बंटन पता है और उसके कारण अगर हम स्टैंडर्डाइज करेंगे, हम एक्स बार में से उसका मीन घटाएंगे म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड करेंगे, जो है 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 31। तो ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है।
तो और स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का अगर हम कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे, ये सिमेट्रिक है शून्य के इर्द गिर्द, और अगर हम कोई एक वैल्यू ले ले जहां और उसका निगेटिव ले ले, तो ये जो दोनों रेड शेडेड एरियाज है वो एक जैसे ही होंगे। तो मैं ये ले लेता हूं 1.96 और -1.96, ये हमने देखा हुआ है पहले। तो 1.96 ऐसा नंबर है जहां पे उसके राइट वाली एरिया है 0.025 और -1.96 के लेफ्ट वाली भी एरिया भी है 0.025। तो ये बीच वाली जो एरिया है जिसको मैंने शेड नहीं किया है वो है 0.95। तो ये सब मैं इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट से लिख सकता हूं कि वी नो दैट प्रोबेबिलिटी -1.96 लेस देन z, which is x bar minus mu divided by 2 over square root 31, and is also which is less than 1.96, ये बिल्कुल इस ग्राफ में जो अनशेडेड एरिया है उसको दर्शाएगा। और जैसे कि मैंने कहा ये है 0.95, ये हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से, आप फिर एक बार चेक कर सकते हो। ये 1.96 आ रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल से। तो ये जो बीच वाला जो इवेंट है उसको मैं अलग से देखूंगा। सो ये जो इवेंट मैं अलग से लिख रहा हूं, 1-1.96 लेस देन x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2 ओवर स्क्वायर रूट 31, विच इन टर्न शुड बी लेस देन 1.96। ये इवेंट तभी होगा जब, ये मैं थोड़ा अलजेब्राइक मैनिपुलेशन करने वाला हूं, मैं लिखूंगा ये दोनों को, ये 2 ओवर 30 स्क्वायर रूट 31 लिखा है, जनरलाइज करने के लिए मैं उसको एक्चुअली सिग्मा ओवर रूट एन लिखने वाला हूं, ताकि ये हमें एक अच्छा फॉर्मूला भी मिल सके। हमें सिग्मा की वैल्यू पता है इस उदाहरण में, एन की वैल्यू भी पता है, लेकिन मैं इस तरह से लिखूंगा। तो पहले तो हम सभी टर्म्स को अगर सिग्मा और रूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1.96 सिग्मा और रूट एन लेस देन एक्स बार माइनस म्यू लेस देन 1.96 सिग्मा और रूट एन। अभी सभी टर्म्स में से अगर मैं एक्स बार घटा दूं तो हमें मिलेगा -x बार -1.96 सिग्मा ओवर रूट एन लेस देन माइनस म्यू लेस देन -x बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर रूट एन। और ये जो बीच वाला माइनस म्यू है उसकी माइनस साइन हमें हटानी है, तो सभी टर्म्स को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन अब अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये इनइक्वालिटीज उल्टी हो जाएंगी। तो ये जब मैं बीच में आएगा हमें म्यू, ये जो लेफ्ट साइड में है उसमें अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा और रूट एन, लेकिन वो होगा म्यू से ज्यादा। तो मैं लिखूंगा इस तरफ, जो ये जो टर्म मैं लिख रहा हूं वो है प्रीवियस लाइन से लेफ्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से। सो आएगा एक्स बार प्लस 1.96 सिग्मा और रूट एन। और जो राइट वाला टर्म था उसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक बार ये जो आंसर आएगा वो म्यू से कम रहेगा, तो वो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं, और वो होगा एक्स बार माइनस 1.96 सिग्मा और रूट एन। तो ये जो 4 स्टेटमेंट्स में लिखे हैं
उसी में से कोई भी एक स्टेटमेंट तभी सही होगा जब वो बाकी तीन स्टेटमेंट भी सही है। वो तीनों चारों स्टेटमेंट जो दो इनइक्वालिटीज है वो बिल्कुल सेम ही इनइक्वालिटीज है, सिर्फ मैंने अलग तरीके से लिखा है। तो पहले मैंने लिखा था प्रोबेबिलिटी, पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.95, तो उसी इवेंट को अलग तरीके से लिखा है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर रूट n लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर रूट n। ये प्रोबेबिलिटी भी बनती है 0.95, लेकिन ये कुछ अलग तरीके का स्टेटमेंट है। हमेशा हम जब इस तरह के स्टेटमेंट्स हमने देखे हैं, तब जब रैंडम क्वांटिटी थी वो बीच में थी और जो अपर और लोअर बाउंड्स थे वो कांस्टेंट्स थे। अब बीच वाली क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट है, भले ही हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता ना हो, लेकिन वो कांस्टेंट है, वो रैंडम नहीं है। और उसके जो दो एंड पॉइंट्स है वो रैंडम है, क्योंकि उसमें एक्स बार आ रहा है जो एक रैंडम वेरिएबल है। तो ये बीच वाली जो हमने देखा है ये एक रैंडम इंटरवल है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट म्यू बिलोंग्स टू दिस रैंडम इंटरवल x बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर रूट n, उसका लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा, और x बार प्लस 1.96 सिग्मा ओवर रूट n उसका राइट हैंड पॉइंट होगा। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.95। तो ये जो रैंडम इंटरवल है उसको हम बोलने वाले हैं, ये है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। लेकिन इसमें हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, ये जो म्यू है, ये फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं, ये रैंडम वेरिएबल नहीं है, ये तो एक कांस्टेंट है। इसके सही वैल्यू के बारे में हमें पता करना है। अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है x1, x2, xn, तो हम बोल रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये इंटरवल, तभी रैंडमनेस पूरा चला जाता है क्योंकि हमारे पास फिक्स्ड ऑब्जर्वेशंस है। तो हमारे पास इंटरवल रहेगा स्मॉल x बार माइनस 1.96 सिग्मा ओवर रूट n, जिसकी वैल्यूज भी हमें पता है। हमारे एग्जाम्पल में था सिग्मा इक्वल टू 80 और n इज इक्वल टू 31, सॉरी सिग्मा इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 31 और x बार इज इक्वल टू 80। पहले तो मैं ये इंटरवल लिख लूं, सो विथ x बार इक्वल टू 8 सॉरी विच इज इक्वल टू, अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने किया हुआ है, सो ये बनता है 80 माइनस 1.96 2 ओवर स्क्वायर रूट 31 टू 80 प्लस 1.96 2 ओवर स्क्वायर रूट 31। जब x बार है 80 जैसे हमारे एग्जाम्पल में था, सिग्मा है 2 और n इज 31। तो हम क्या तो हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो इंटरवल है ये तो फिक्स्ड इंटरवल है। इसको हम अगर ये कैलकुलेशंस कर लेंगे तो हमें मिलता है 79.2960 और राइट एंड पॉइंट विल बी 8.7040। तो हम देख रहे हैं कि ये जो सही म्यू की वैल्यू है इस इंटरवल में रहेगी क्या। अब हमें प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट लिख नहीं सकते हम, अब हम नहीं लिख सकते मैं ये कि प्रोबेबिलिटी म्यू बिलोंग्स टू द इंटरवल 79.296 टू 80.704।
इस 0.95, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें कोई रैंडम चीज है ही नहीं। म्यू एक फिक्स नंबर है और ये जो इंटरवल है वो भी फिक्स्ड है। तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? पहले तो मैं ये कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं मैं ये दर्शाता हूं एक डायग्राम्स को लेकर। तो अगर हमारे पास ये रियल लाइन है, उसमें म्यू म्यू कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो हमारे पास कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है म्यू, जो हमें पता नहीं है, और हमने हमारे पास जो सैंपल बना था जिसमें एक्स बार था 80 और सैंपल साइज n इक्वल टू 31 के लिए, तो हमारे पास हमने एक इंटरवल पता कर लिया जो है 79.296 80.704। तो जो हमारे पास म्यू की वैल्यू है जो हमें पता नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये फिक्स्ड वैल्यू है लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो हो सकता है ये 79.296 वाला जो इंटरवल है ये कुछ इस तरह का हो। किसी और सैंपल के लिए वो शायद इस तरह का भी हो सकता है, या और भी अगर मैं कोई इंटरवल देख लूं कुछ इस तरह का भी हो सकता है, या कंप्लीटली इस तरह का भी हो सकता है जहां पे म्यू ना मौजूद हो। वी से दैट we say with 95% confidence 95% confidence the true value mu lies in, ये जो हमने सैंपल वैल्यूज को यूज करके इंटरवल देखा था उसके अंदर रहेगी। इसका हमें कॉन्फिडेंस कितना है? 95% कॉन्फिडेंस है। उसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस तरह के हम अगर इंटरप्रिटेशन इस तरह से अगर हम अलग अलग इंटरवल्स देखेंगे, अलग अलग सैंपल्स के लिए अलग अलग इंटरवल्स आएंगे, जैसे मैंने स्कीमेटिकली वो डायग्राम में दिखाया है, और हर एक इंटरवल के लिए हमारा इंटरवल चेंज होता रहेगा। इसमें सिग्मा और एन की वैल्यूज हमें पता है, चेंज क्या होता रहेगा? एक्स बार की वैल्यू। ये जो इंटरवल है वो सेंटर्ड रहेगा एक्स बार के ऊपर। तो जो ट्रू वैल्यू of mu will lie in this interval, वो तो फिक्स्ड है। म्यू म्यू हिल नहीं रहे, म्यू अपनी जगह फिक्स्ड है। क्या हिल रहा है? ये इंटरवल्स हिल रहे हैं। ओके, हर इंटरवल में कुछ इंटरवल्स में म्यू अंदर होगा, कुछ इंटरवल्स में बाहर हो सकता है। लेकिन ये जो 95% कॉन्फिडेंस हम स्टेटमेंट कर रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि 95% of the times the true value of mu will lie in this interval. 95% of time अगर हम इस प्रोसीजर को बार बार दोहराएंगे तो हमें ये कॉन्फिडेंस है कि ये जो सही वैल्यू है म्यू की वो इस इंटरवल के अंदर 95% ऑफ द टाइम्स रहेगी। ये जो 95% और 1.96 हमने देखा था उसको हम कोई भी अलग कॉन्फिडेंस के साथ भी ये स्टेटमेंट कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूं
तो फर्स्ट उसके पहले नोट, ये जो हमने 1.96 लिखा था वो क्या था, वो ऐसा वैल्यू था इज सच दैट जब हमारे पास एक स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है वो 1.96 से ज्यादा वैल्यू लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.025। सो हमारे z नोटेशन में दैट इज 1.96 was z of 0.025, which I can actually write is z of 0.05 by 2। तो ये यूज करके हम एक जनरल डेफिनेशन लिखने वाले हैं। डेफिनेशन, let x1 x2 xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square where sigma square is known। The 100 times 1 minus alpha % confidence interval for mu इस प्रकार से होगा, वो होगा x बार माइनस z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा ओवर रूट n से लेकर x बार प्लस z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा ओवर रूट n, जहां x बार है सैंपल मीन, और इसको और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x बार प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर रूट n। और नोट कर ले द लेंथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल को c डॉट i डॉट से भी दर्शाऊंगा मैं। क्या है इस कॉन्फिडेंस इंटरवल की, वो है x बार इसके मिडिल में है, इसका सेंटर है, उसके लेफ्ट में जा रहा है, कितनी लेंथ जा रहा है z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा और रूट n, राइट में भी उतना जा रहा है, तो वो होगा 2 टाइम्स z अल्फा बाय 2 टाइम्स सिग्मा और रूट n। तो ये इस परिभाषा के साथ हम यहाँ पे एंड करते हैं आज। इसको हम फिर एक बार अगले टाइम देखेंगे। थैंक यू।